हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। इसमें हम एसिड्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। चैप्टर का नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हम यहाँ पर बच्चों आज ये जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें आप लोग इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू फाइंड आउट वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। जो सब्सटेंस आपको दिया गया है वो एसिड है या बेस है, उसको फाइंड करने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इंडिकेटर्स आपको किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक और बेसिक नेचर को डिफाइन करते हैं या उसके बारे में आपको बताते हैं। अब ये इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो इनको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं: नेचुरल इंडिकेटर्स, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स, अभी पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये इंडिकेटर्स काम कैसे करते हैं। तो इंडिकेटर्स जो होते हैं, जब ये किसी एसिड या बेस के सॉल्यूशन में डाले जाते हैं तब उनका या तो कलर चेंज हो जाता है या फिर उनकी स्मेल में कोई डिफरेंस आ जाता है। तो उसके बेसिस पर जो भी कलर चेंज हुआ है या जो भी डिफरेंस आया है उनकी स्मेल में, उसके बेसिस पर हम इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है नेचुरल इंडिकेटर्स। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर। ये प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं और नेचर से ऑब्टेन किए जाते हैं मोस्टली। तो लिटमस यहाँ पर एक बहुत फेमस नेम है नेचुरल इंडिकेटर्स में, जिसको हम लाइकेन से प्राप्त करते हैं। लाइकेन का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो एक पर्पल कलर की डाई होता है और इसी से लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन फॉर्म किया जाता है। ये लिटमस पेपर जो होते हैं या लिटमस जो होते हैं वो एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस रेड में टर्न हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? देन हम बात करते हैं बच्चों एक बहुत फैमिलियर इंडिकेटर या बहुत फैमिलियर सब्सटेंस जिसको आप सब लोग जानते होंगे, जिसको हम टर्मरिक कहते हैं। ये टर्मरिक येलो कलर का होता है नेचुरली, लेकिन अगर इसको बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाए तो इसका कलर रेड हो जाता है, जबकि एसिड के साथ इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इट इज़ ऑल्सो ए टेस्ट ऑफ बेसिक सॉल्यूशन बिकॉज इट टर्न्स रेड। रेड कैबेज की अगर आप बात करें तो रेड कैबेज का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो रेड कलर का होता है एंड इसको जब हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो फिर वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट इज़ ऑल्सो ए इंडिकेटर विच इज़ यूज्ड फॉर टेस्ट द बेसिक सब्सटेंस। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि मैन मेड होते हैं और लेबोरेटरीज में फॉर्म किए जाते हैं या इंडस्ट्रियली उनको फॉर्म किया जाता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम केमिकल इंडिकेटर्स या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। मैन मेड होते हैं। तो इनके नेम्स देखिए, एग्जाम्पल इनका एक गुड एग्जाम्पल है मिथाइल ऑरेंज। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है ये ऑरेंज कलर का होता है। एंड फिनोफ्थलीन एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, बहुत कॉमन इंडिकेटर है, लेकिन इसका कलर ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो हम यहाँ पर इन दोनों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फिनोफ्थलीन की अगर हम बात करते हैं तो ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है और एसिड्स के साथ इसके अंदर इसके कलर में कोई भी चेंज नहीं होता है। एसिड्स के साथ कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर बेस के साथ इनको मिक्स कर दिया जाता है तो ये पिंक कलर शो करते हैं। इसलिए इनसे हम बेसिस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मिथाइल ऑरेंज, जैसा कि इसका नाम से आपको पता चल रहा है, ये ऑरेंज इन कलर होता है एंड एसिड के साथ ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि बेसिस के साथ ये येलो कलर प्रोवाइड करता है। इसलिए ये दो इंडिकेटर्स, और भी इंडिकेटर्स हैं लेकिन आपकी जो सिलेबस में सिर्फ इन दो के बारे में ही डिस्कस किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर इन सिर्फ दो को ही डिस्कस करेंगे और इससे ज़्यादा इन सब के बारे में आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच चेंज देयर स्मेल। उनकी स्मेल जो होती है ऑल्फैक्टरी, क्योंकि ये जो वर्ड है ऑल्फैक्टरी ये स्मेल से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर आप देखें इसकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में, और वो किस तरह से चेंज होती है और कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम
कुछ सब्सटेंसेस के नाम दे सकते हैं, जैसे अनियन है या वनीला एक्सट्रैक्ट है या क्लोव ऑयल है, इसको भी हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह से यूज करते हैं। तो अनियन है एक पंजेंट स्मेल, अनियन की एक पिक्यूलियर टाइप की स्मेल होती है, एंड एसिड के साथ अगर हम उसको रिएक्ट करवाते हैं तो उसके अंदर नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन यानी कि वो स्मेल वैसी ही रहती है, लेकिन बेस के साथ उसके अंदर सारी जो स्मेल होती है वो निकल जाती है, उसमें कोई स्मेल नहीं आती है। वनीला को अगर हम देखें, सेकंड जो टर्म है दैट इज वनीला, उसके अंदर एक बहुत अच्छी स्वीट स्मेल होती है और आप उसको लाइक भी करते हैं। एसिड के साथ उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है, यानी वो स्मेल वैसे ही रहती है, लेकिन अगर बेस के साथ उसको यूज किया जाए तो इसकी स्मेल खत्म हो जाती है। तो इस तरह से इन तरह के इंडिकेटर्स को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं। तो देखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक डिफरेंट डाइज का एक मिक्सचर होता है, अलग अलग तरह की डाइज से मिलकर डिफरेंट कलर्स का एक चार्ट तैयार किया जाता है, जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। और उसमें डिफरेंट कलर्स जो होते हैं वो डिफरेंट वैल्यूज पर होते हैं, यानी उनकी पीएच वैल्यू डिफरेंट होती है। अगर एक ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन, इफ ए ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड ऑरेंज कलर, इट विल बी एन एसिड। यहाँ पर देखिए जो मिडिल वाली रेंज है इसकी, दिस इज 7, ये ग्रीन कलर का होता है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो 7 अगर पीएच है किसी सॉल्यूशन की, तो और उसका कलर ग्रीन, अगर उसकी ड्रॉप अगर हम डालें इसके इंडिकेटर के ऊपर, तो वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस कलर आएगा और वो शो करेगा कि ये जो गिवन सब्सटेंस है वो न्यूट्रल है। लेकिन एसिडिक सब्सटेंस अगर हम डालते हैं तो वो धीरे धीरे टर्न होने लगता है, और अगर मान लीजिए वो ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है या येलो कलर प्रोवाइड करता है, तो इट मीन्स दैट इज एसिड। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई अदर सब्सटेंस जो कि बेस है, वो अगर आप इसके ऊपर डालते हैं तो फिर और वो कलर शो करता है कौन सा, ब्लू या डार्क ब्लू या वॉयलेट, तो इट मीन्स गिवन सब्सटेंस आपका बेस है। तो इस तरह से हम यहाँ इस पर जो मेजरमेंट होता है वो पीएच के अकॉर्डिंग उसको आप डिसाइड कर सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस वेदर इट इज एसिड और इट इज बेस और इट इज न्यूट्रल। अब यहाँ पर बात करते हैं बच्चों की पीएच स्केल एक्चुअल में क्या होता है। तो पीएच इज नोन एज पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि ये तो सब आपको सबको मालूम ही है कि एच जो भी हमारे एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, H प्लस आयंस प्रोवाइड करते हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन में। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयन की कितनी पावर है उस किसी भी गिवन सॉल्यूशन में, उसके बेसिस पर हम उनकी पीएच वैल्यू को डिसाइड करते हैं। एंड इट इज गिवन बाय सोरेनसन, जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम सोरेनसन था। 1900 में उन्होंने इसको फाइंड आउट किया। इट इज नोन एज पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड, ये एग्जाम में जो है इसकी डेफिनेशन के रूप में ही पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएच स्केल या डिफाइन पीएच स्केल। तो इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, नेगेटिव लॉगरिथम होता है। एंड मैथमेटिकली इट इज डिनोटेड बाय दिस फॉर्मूला, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग H3O प्लस। तो इट इज स्केल फॉर मेजरमेंट ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाउ मेनी हाइड्रोजन आयंस आर प्रेजेंट, उसको मेजर करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है। एंड इसकी वैल्यू वेरीज करती है 0 से लेके 14 तक। अगर पीएच वैल्यू 7 होती है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, पीएच वैल्यू 7 से कम होती है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक कहलाता है, और अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है तो वो जो सॉल्यूशन है वो बेसिक सॉल्यूशन कहलाता है। एवरीडे लाइफ में बहुत सारे हमारे पीएच के यूजेस होते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस को डिस्कस करेंगे, कॉमन सब्सटेंसेस को जिनकी पीएच वैल्यू हम यहाँ पर याद करेंगे। तो डाइल्यूट HCl, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसकी पीएच वैल्यू 1 होती है। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी वैल्यू 14 होती है, इसकी पीएच 14 होती है। गैस्ट्रिक जूस में HCl प्रेजेंट होता है, लेकिन उसकी पीएच वैल्यू 1.4 होती है। लेमन जूस पीएच वैल्यू 2.5 होती है। विनेगर की पीएच वैल्यू 4 होती है। मिल्क की पीएच वैल्यू 6.5, प्योर वाटर की 7 होती है, एंड ब्लड की 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एंटासिड का काम करता है, इट इज स्लाइटली बेस, तो इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 10.5 होती है। आपको बच्चों ये सारे जो कुछ कॉमन सब्सटेंसेस हैं जो लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है आपको,
वो आप सारा लर्न करिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कई बार यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। सो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे लाइफ में पीएच की क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो आपको मालूम है कि आपका जो माउथ कैविटी है उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है और उसकी पीएच वैल्यू 5.5 होती है। और जनरली आपने सुना होगा कि अगर आप ब्रश नहीं करते हैं या कुछ खाना खाने के बाद अपने माउथ को वॉश नहीं करते हैं प्रॉपरली, तो फिर आपके दांतों में कैविटी हो जाती है। एंड उसका रीज़न होता है कि दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एसिड बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ कैविटी। आपकी माउथ कैविटी के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं और उसकी वजह से माउथ की पीएच कम हो जाती है 5.5 से, एंड वो इट कॉज टूथ डिके, वो टूथ डिके का कारण बन जाता है। क्लियर? तो आपकी माउथ की जो पीएच है 5.5 मेंटेन होनी चाहिए, नहीं होती है तो फिर टूथ डिके हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हम पीएच ऑफ स्टमक की बात करें तो आपका जो स्टमक है हमारा, उसकी पीएच वैल्यू 1-2 के बीच में होती है और HCl प्रोड्यूस करता है वो स्टमक। अगर एक्सेस अमाउंट में HCl प्रोड्यूस किया जाता है तो फिर हाइपर एसिडिटी कॉज हो जाती है, जो कि एंटासिड लेने पर रिमूव की जा सकती है। एंटासिड के रूप में क्या लिया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज किया जाता है बिकॉज इट इज ईडेबल। देन pH वैल्यू ऑफ एसिड रेन, दैट इज 5.6। एसिड रेन कैसे फॉर्म होती है? तो ये आप सब लोग जानते हैं कि डिफरेंट जो पॉल्यूटेड गैसेस हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, एंड रेन वाटर के साथ जब वो मिक्स होती हैं तो एसिड फॉर्मेशन होता है। H2SO4 या H2CO3 जो एसिड्स हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, एंड वाटर की पीएच या एसिड रेन वाटर की पीएच अगर 5.6 या उससे कम होती है तब वो एसिड रेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो एक पर्टिकुलर पीएच ही सब में ही सर्वाइव करते हैं। तो जब एसिड रेन होती है तो दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स एंड ऑल्सो लैंड एनिमल्स। Plants can survive in particular pH. So pH of soil is can be checked time to time. जो सॉइल की पीएच है उसको टाइम टू टाइम चेक करवाते रहना पड़ता है बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए स्पेसिफिक पीएच होना कंपलसरी होता है। अगर सॉइल की पीएच एसिडिक हो जाती है तो उसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर जो ऐश होती है उसको हम यूज करते हैं उसकी पीएच को कम करने के लिए, उसकी पीएच के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए। बी स्टिंग्स, जब भी आपको कोई इंसेक्ट बाइट होती है या आप कह सकते हैं कि अगर बीज जो होती हैं या आंट्स जो होती हैं वो आपको काटती हैं तो फिर वहाँ उस पर्टिकुलर प्लेस पर इरिटेशन या पेन होने लगता है, एंड दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड इन देयर स्टिंग। उनकी जो स्टिंग है उसके अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं या मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। उसकी वजह से वहाँ पर पेन है और इरिटेशन है। उसको रिमूव करने के लिए बेकिंग सोडा जो कि एक माइल्ड बेस होता है उसको उस पर्टिकुलर एरिया पर रब करने से रिलीफ मिल सकता है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पीएच वैल्यूज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर एवरीडे लाइफ। यहाँ पर हम कुछ चीज़ों में उनको यूज़ कर सकते हैं जो कि रेमेडी के रूप में यूज़ किए जाते हैं, जैसे बेकिंग सोडा को हम बी स्टिंग की रेमेडी के रूप में यूज़ कर सकते हैं, एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम एंटासिड के रूप में यूज़ कर सकते हैं फॉर क्योर ऑफ हाइपर एसिडिटी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आप इसी तरह से मेरे नए वीडियोस को वॉच करते रहें एंड बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स अगेन।